मेरा नाम सौरभ है और मैं आज आप सबका स्वागत करता हूँ DEF डायलॉग में। तो हमारे साथ इसामुद्दीन जी हैं जो खुद भी एक मैजिशियन हैं और साथ में स्ट्रीट मैजिशियन एसोसिएशन ट्रस्ट के संस्थापक और मेंबर हैं। तो आज हम सुनना चाहेंगे, आज हमारा जो DEF डायलॉग है वो इसी सब मुद्दों पे है कि कैसे मैजिशियन इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, क्या सरकार को उनके लिए करना चाहिए और क्या अभी हम उनके लिए सोसाइटी या गवर्नमेंट कर पा रही है, और कैसे डिजिटल के थ्रू हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको उनकी छोटी समस्याओं को, उनके बड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए। तो इसामुद्दीन जी, स्वागत है आपका DEF डायलॉग में। तो इसामुद्दीन खान मुझे कहते हैं। मैं एक मदारी हूँ जो सड़क पे जादू का खेल दिखाते हैं। जादू वैसे तो पूरे संसार भर में बहुत फेमस है, सब लोग लाइक करते हैं, बड़े बड़े म्यूजिशियंस हैं हर कंट्री में। डेविड कॉपरफील्ड इन अमेरिका, सिमाला इन जापान, पीसी सरकार इन इंडिया, बट दैट इज़ मॉडर्न स्टेज मैजिक। व्हाट आई डू इज़, ये सड़क का, इंडियन का ट्रेडिशनल स्ट्रीट मैजिक कहलाता है और बहुत कुछ इसके बारे में लिखा जा चुका है पिछले कई सौ सालों में, मुगल टाइम से लेकर अब तक इंडियन मैजिक के बारे में। इंडिया इज़ द रूट ऑफ कई सारी चीज़ों की जो जड़ें हैं वो इंडिया से निकलती हैं। तो ये जैसा आप जानते हैं कि जो मैजिक है वो किसी यूनिवर्सिटी में, किसी एकेडमी में, जैसे आप MBA करते हैं, जर्नलिज्म करते हैं, दूसरे प्रोफेशंस में आप जाते हैं, फिल्म मेकिंग सीखते हैं, तो वैसा नहीं है। ये एक ट्राइब से बिलोंग करता है। तो इंडिया में 7 ट्राइब हैं जो परफॉर्मिंग ट्राइब है ऑन स्ट्रीट: जगलिंग, एक्रोबैट, मैजिक, स्नेक चार्मिंग, एनिमल ट्रेनर्स एंड इम्पर्सोनेटर्स एंड स्ट्रीट सिंगर्स। तो आई बिलोंग टू अ ट्राइब जिसका नाम आप कह सकते हैं जादूगर मदारी। तो इसामुद्दीन जी, कितने लोग हैं आपके हिसाब से पूरे देश भर में जो अभी आपके ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं और जुड़ने बाकी हैं? ट्रस्ट से जुड़े हुए तो 500-700 लोग होंगे जो दिल्ली NCR में हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि यही तो करना है, क्योंकि यही मालूम नहीं है। जैसे कि आपको मालूम है कि बंगाल टाइगर्स कितने बचे हैं, आपको मालूम होगा, एलिगेटर्स कितने बचे हैं वो मालूम होगा, लेकिन इंडिया में द कंट्री जिसका नाम लैंड ऑफ स्नेक चार्मर है, उसमें नहीं मालूम कि स्नेक चार्मर कितने और कहाँ हैं। तो ऐसे ही जो सूफी, फकीर, स्ट्रीट मैजिशियंस, इनके भी तो गिनती नहीं हुई। ये पहली बार है जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और इसमें बहुत मशक्क़तें भी आ रही हैं क्योंकि बहुत सारे NGOs, इंटेलेक्चुअल्स लोग काम करते हैं स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए, पॉवर्टी के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, चाइल्ड केयर एंड स्पेशल हैंडलिंग चिल्ड्रन एंड ऑल। इनके लिए कहाँ, मतलब मैं बहुत मतलब दुख के साथ कह रहा हूँ कि मेरे को ये समझाना भारी हो जाता है कि क्योंकि ये एक तरफ तो टेक्स्ट बुक में है, 26 जनवरी की झांकी में दिखाए जाते हैं, लिटरेचर में है, काफ़ी कुछ लिखा भी गया है और सबको मालूम है कि स्ट्रीट मैजिशियंस होते हैं, लेकिन आज़ादी के बाद कागज़ों पे इनको कहीं कोई जगह और तवज्जो नहीं मिली, इसलिए हमारे लिए कोई पॉलिसी है ही नहीं। तो फंड लेना भी बहुत मुश्किल है उस तरह से गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि आप जब एग्जिस्ट ही नहीं करते आपका काम। उल्टा बॉम्बे बैगरी एक्ट 1959 और 1876 ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट आप पर लगा दिया जाएगा अगर आप सड़क पे परफॉर्म करेंगे। हाँ, लेकिन हमारे आर्ट को सीख के आप लंदन जाइए, कॉन्वेंट गार्डन है, डबलिन में स्क्वायर है, जापान में, हमसे सीख कर के लोग वहाँ पे करते हैं। लेकिन मेरी कंट्री में अगर मैं करूँगा तो वो क्राइम हो जाएगा। बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। और जैसे मैंने पहले कहा कि देखिए, अगर आप मोन्यूमेंट्स को बचाते हैं, आपको मोन्यूमेंट्स नहीं कहता है कि मुझे बचाइए, आप क्यों बचाते हैं? क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस को आप समझते हैं। आप बंगाल टाइगर्स को बचाते हैं, वो तो नहीं आके आपको कहते हैं हमें बचाइए। हमें पता है कि इनके खो जाने से क्या हम खो देंगे। सिमिलरली ये एक ऐसा फील्ड है कि जो इसके विक्टिम्स हैं
वो खत्म हो रहे हैं और उनको नहीं मालूम कि हम खत्म हो रहे हैं। वो जानवर ईंट मिट्टी की तरह हो चुके हैं कि वो जिस बीमारी में मुब्तला हैं उनको मालूम ही नहीं है कि ये एक बीमारी है, उसको आदत बना ली गई है। तो इसके लिए कुछ लोग अगर आगे आएंगे और मेरा साथ थोड़ा देंगे तो इस आर्ट को, जो डाइंग आर्ट है, जो पूरे संसार भर में फेमस है, इंडियन स्ट्रीट मैजिक, शायद वो बच पाए। क्योंकि इस तरह की ट्राइब जो मैजिक करती थी वो पांचों पुराने सिविलाइजेशंस में मौजूद थी। बाकी 4 में टोटल खत्म हो गई हैं। इंडिया इज वेरी लकी कि अभी भी है, बट ये आखिरी स्टेज है। शायद 10 या 15 साल बाद आपको कोई नहीं मिलेगा। शायद मैं भी थक के बैठ जाऊंगा कि जी ठीक है, ना कोई समझ पाया, ना फंड मिला, ना मैं कुछ कर पाया, तो जब कुछ ही नहीं हो रहा तो आई विल डू समथिंग एल्स। जी, ये कला बचाने की मुहिम है और ये मुझे लगता है भारत के पुराने अस्तित्व को बचाने की मुहिम भी है, जिसमें एक बहुत बड़ा तबका, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, हम लोग जानते हैं कि एक कला होती है जो पहले रेडियो, और आज जो रेडियो और मोबाइल पर है वो पहले कभी सड़कों पे हुआ करती थी, घूमते थे लोग, आते थे और कला दिखाते थे, एक भीड़ लगता था, एक मजमा लगता था गाँव में या बाजार में उस चीज़ उसको देखने के लिए। तो अभी आप इस चीज़ को रखने के क्या प्रयास कर रहे हैं, इस बात को रखने के लिए क्या प्रयास है? मैंने सुना है कि आप शायद कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे या वैसी बातें कर रहे हैं, वर्कशॉप्स करना चाह रहे हैं, मीटिंग करना चाह रहे हैं, तो क्या लगता है ये कैसे करेंगे और किस हद तक ये आपकी मदद करेगा? ये जितने परफॉर्मर हैं ये सिल्क रूट पे ट्रैवल करते थे, कम्बोडिया टू तुर्की तक। उसके बाद जो बॉर्डर्स हैं, इन बेचारों को मालूम ही नहीं कि बॉर्डर क्या होता है, अब तक मालूम नहीं। इतने मतलब कोई स्कूल नहीं गया, सब अनएजुकेटेड है। और अब ये अलग अलग जगह हमारे देश में इंडियन स्ट्रीट म्यूजिशियंस, सिर्फ पाकिस्तान में 1-2 फैमिली हमारे ट्राइब की हैं, बाकी सब इंडिया में है। तो इनका जो अधिकार है वो नहीं मिला। जब आज़ादी के बाद इंस्टीट्यूशंस बन रहे थे आर्ट के, वहाँ पे लुक डाउन किया गया। अगर आप स्ट्रीट मैजिशियंस में कहता हूँ अपने आप को, मेरा वर्ल्ड में 20th रैंक है बिकॉज ऑफ इन्वेंटिंग द ग्रेट इंडियन रोक ट्रिक। मैं आधे संसार में परफॉर्म कर चुका हूँ। अब अगर मैं ऑडिटोरियम में करता हूँ तो प्रेस भी आएगी और लोग भी आएंगे और बहुत सारे आएंगे, लेकिन उसी आर्ट को अगर मैं सड़क पे करूँ तो मैं क्रिमिनल हूँ। तो ये बात समझ में नहीं आती। अब इसका हल क्या है? मैंने बहुत कोशिश की, पिछले 20 साल से मैं लड़ रहा हूँ। तो जो एक जैसे मेरा एकेडमिक एजुकेशन कुछ नहीं है, तो मुझे सिखाया गया वहाँ पे, जो मेरे स्लम में एनजीओ में जो आते थे कि भाई एनजीओ बना लीजिए। मैंने एनजीओ बना लिया। अब एनजीओ बना के ये लोगों को तो पता नहीं एनजीओ कैसे चलता है। एनजीओ का मतलब फॉर अदर पीपल हैविंग अ चाय समोसा इज एनजीओ। तो वो आते मेरे पास और बोलते कि भाई मीटिंग कब होगी। तो मैं पहले तो बड़ा खुश हुआ कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं कि मीटिंग हो रही है, लेकिन उनका मतलब ये था कि खाने को मिलेगा। तो मैंने सोचा नहीं, ये लोग ऐसे तो कुछ नहीं होगा। अब मैं सुलझ गया हूँ कि नहीं, अब गवर्नमेंट से अगर लड़ते रहेंगे तो इस देश में आप लड़ते रहिए, आपको जीसस का वेट करना पड़ेगा कि वो आके कोई चेंज कर दे। तो अब उसका वेट तो मैं कर नहीं सकता, इतनी ज़िंदगी भी नहीं है और इनको मरते हुए भी नहीं देख सकता, अपने वजूद को ख़त्म होते हुए नहीं देख सकता। तो रादर देन फाइटिंग विद सिस्टम, एक दूसरा रास्ता आउट ऑफ द बॉक्स में गया कि जब मैं बर्लिन में था तो मैंने देखा 35 आर्टिस्ट ने बर्लिन में बीच में उफा फैब्रिक करके एक जगह बनाई है, जहाँ पे 2-3 ऑडिटोरियम है, कैफ़े है, गेस्ट रूम्स हैं, परफॉर्मेंस की जगह हैं। तो वो मैंने सोचा कि ये आइडिया ठीक है। कुछ शुरुआती दौर में कुछ 20 या 50 या 100 मैजिशियंस को लेकर के, जो प्रैक्टिसिंग मैजिशियन हैं, उनको लेकर के एक गांव बनाया जाए और उस गांव में उनको रिहेबिलिट किया जाए, उनको घर दिया जाए। एक जो हैंडीक्राफ्ट शॉप होता है जो वो बनाते हैं, जो लेडीज़ लोग, क्योंकि हम इस ट्राइब में जेंट्स मैजिक करते हैं, लेडीज़ हैंडीक्राफ्ट जो गुदड़ी है, बैग है, वो बनाते हैं। तो ये अपना सामान बेच सकें, अपना परफॉर्मेंस वहाँ पे रख सकें और एक छोटा सा वहाँ पे पूरे घर के बीच में एक स्कूल हो। क्योंकि मैंने देखा चाइना, ब्राज़ील और अर्जेंटीना वगैरह में जो सर्कस लोग हैं उनका स्कूल गवर्नमेंट अलग ही देता है। हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम है
कि स्कूल एक होना चाहिए, सब में कोई फर्क नहीं है भाई, ठीक बात है, नहीं है, मैं भी नहीं चाहूँगा कि हम सब बॉन्डिंग होनी चाहिए, लेकिन बॉन्डिंग किस तरह से होनी चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। तो इसका एक वहाँ पे स्कूल होना चाहिए जहाँ पे बच्चा हाई सेकेंडरी स्कूल तक, वहाँ के जो कि 8वीं और 10वीं तक एक परफॉर्मर भी बने, उसके बाद 12वीं और एमए करे, उसके बाद वो चाहे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, डॉक्टर, एमबी करे, आई डोंट माइंड। मैं फोर्स मतलब इम्पोज नहीं कर सकता बच्चे को या किसी को कि अगर आप इसमें पैदा हो तो यही रहिए। तो एक स्कूल, एक नॉलेज सेंटर लाइक ए म्यूजियम और एक एम्फी थिएटर जहाँ पे गेस्ट आए तो परफॉर्म हम कर सकें, और एवरी डे और एवरी मंथ वी कैन मेक अ फेस्टिवल ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड डिफरेंट परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो इस तरह से बचेंगे। उसके कवायद में ये मेरा पहला कदम है कि मैं एक इवेंट करने जा रहा हूँ जो कि किसी हैबिटेट जैसी जगह में नहीं है, क्योंकि मैं उतना, मेरे पास पैसा नहीं है, अपने जेब से लाला से उधार पैसे लेके मैंने शुरू किया। मेरे भाई का एक 80 गज का प्लाट है, उस प्लाट में मैं इनको इकट्ठा कर रहा हूँ और इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए जयपुर में हाथी गांव है, उदयपुर में शिल्प ग्राम है, उड़ीसा में क्राफ्ट बाजार है, तो लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी एक गांव बनाएं। तो इसके लिए 2-3 आइडियाज़ हैं कि तो फंड रेज किया जाए, जिसमें मुझे डैफ की ज़रूरत है कि फंड रेजिंग फिल्म हो, और इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं तो हम वहाँ पे करें तभी, जो क्योंकि ये गांव करोड़ों में जाने वाला है, 10 करोड़ 15 करोड़ से नीचे नहीं होगा, ज़्यादा भी हो सकता है। और दूसरा आइडिया ये है कि मैं जो अलग अलग स्टेट्स के जो सीएम्स हैं उनको प्रपोजल दूं और लीज पे जगह ली जाए, क्योंकि मैं ये सीख गया हूँ कि नहीं, अगर आप मांगते हैं कि जी हम गरीब हैं या ये है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। हम सीधा ये बोल सकते हैं कि जब हम मांग करेंगे तो हम लीज दे सकते हैं। एंड थर्ड आइडिया इज, मैं खुद अपने लोगों को भी इवोक कर रहा हूँ, उनको उकसा रहा हूँ कि आप खुद भी पैसा इकट्ठा करें और कोशिश करें कि अगर कोई ना दे तो हम खुद ही अपनी ज़मीन लेके अपना गांव एक कर लें। तो उसमें फिर सोशल मीडिया का आजकल एक टूल आ गया है, तो उससे के ज़रिए हम लोगों को बुला सकते हैं। 2-3 कमरे हर आदमी अपने घर में बना ले, 4 कमरे, तो लोग आके रहें और हम उससे कोई चार्ज नहीं करेंगे, वो हमारे गेस्ट हैं, हमारे साथ रहें, हमारे लाइफ को देखें, मैजिक देखें, एंजॉय करें। वट एवर यू वॉन्ट टू गिव टू द फैमिली आप डायरेक्ट उसको दे सकते हैं। तो ये है, क्योंकि वैसे भी तो हम रह रहे हैं, सिर्फ आइडिया ये है कि अलग अलग रहने की बजाय एक जगह रहें और उसका कोई टिकट भी नहीं रखें। तो ये अच्छा, इसमें काफ़ी अच्छा प्रयास है। मुझे उम्मीद है कि आपका ये प्रयास, मैं आशा करता हूँ कि ये प्रयास सफल हो और जल्दी सफल हो। अच्छा, क्या ये स्थिति कोविड से पहले भी ऐसी थी, आपको लगता है कोविड के बाद ये स्थिति थोड़ी खराब हुई है? हम अंडमान से लेकर के लद्दाख तक और किन्नौर तक जहाँ पे पास बनते थे, आज भी मेरे नाना दादा फादर के पासेस हैं। वो सिर्फ बताते थे कि हम दिल्ली से आए हैं, स्लम में रहते हैं, वो हमें 15 दिन का पास बना दे, ठीक है आप जाइए। नो नीड टू शो एनी वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, कुछ नहीं था। 84 के बाद पता नहीं क्या हुआ कि ये सब तरह की चीज़ें झेलनी पड़ी, और सेफ्टी सिक्योरिटी तो नहीं हुई, लेकिन ये लोग ख़त्म होना शुरू हो गए, क्योंकि जिस नाम पे सेफ्टी सिक्योरिटी लोगों ने की वो तो जहाँ की तहाँ बनी हुई है, आज भी प्रॉब्लम है। बस ये है कि जो इंडिजीनियस चीज़ें थी वो बहुत प्रॉब्लम में आ गई। उससे पहले ठीक था, लोग परफॉर्म करते थे, परफॉर्म तो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन बड़े जहाँ पे करना चाहिए, जहाँ पे कि मैं परफॉर्म करूँ और लोग मुझे अच्छे पैसे दे सकते हैं, वहाँ नहीं हम कर सकते, ये दिक्कत है। अच्छा, इसका मतलब आप बेसिकली हैं, आपका ओरिजिन कहाँ है? आप क्या, आपके परिवार के लोग भी इसी आर्ट में थे, इसी कला में थे जिस कला में आप हैं? जब आप 7-8 साल के होते हैं, चाहे तो एक्रोबेट हुआ या जगलर हुआ या मैजिशियन हुआ, तो जब आप 7-8 साल के होते हैं, आप अपने चाचा, मामा, दादा, नाना, फादर के जो भी एल्डर है उसके साथ आप जाते हैं, और जब आप 20-25 साल के होते हैं तो आप एक परफेक्ट परफॉर्मर बन जाते हैं। तो मेरे ट्राइब में हर आदमी स्ट्रीट मैजिशियंस है। हाँ, तो ये मैंने अपने फादर से सीखा। फादर लर्न बाय हिज फादर एंड ही लर्न बाय हिज फादर एंड ही लर्न बाय हिज फादर एंड हिस्ट्री गोज बैक टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स।
तो मैं इस वाले पॉइंट पे आना चाहूँगा कि जिस दो मुद्दों को आप बोल रहे थे, जिस दो पॉलिसीज़ एक्ट की बात आप कर रहे थे, जिसकी बाद से इस कम्युनिटी में थोड़ा क्या काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है, तो क्यों लगता है वो क्यों ऐसा, आई मीन उस एक्ट में ऐसा क्या है जिससे 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 ये आपकी कम्युनिटी को इम्पैक्ट पड़ा है? ये पता है प्रॉब्लम कब आती है? अब अगर मैं सीपी में या साकेत में या द एम्बलोक मार्केट ग्रेटर क्लास कहीं में परफॉर्म करना चाहूँ, तो अब सीधी सी बात है, अब क्योंकि लोग कहते हैं कि सेफ्टी सिक्योरिटी, तो आपको परमिशन चाहिए पुलिस का। अब पुलिस का परमिशन आप लेंगे तो फिर कागजी कार्रवाई में जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये एक्ट है, हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। दूसरे उसमें आप जाइए और पुलिस वाले को आप 1000 रुपये दीजिए और परफॉर्म कीजिए, लेकिन अगर मैं उसको 1000 दूंगा तो मुझे स्ट्रीट परफॉर्मेंस पे कितना मिल जाएगा? अमीर लोग इन्हीं चीज़ों को लेके कोई उदयपुर में सेल्फ ग्राम बना देता है, कोई चौकी ढानी बना देता है, कोई हवेली हाईवे पे बना देता है, और वहाँ पे इनकी चीज़ों को लेके इन्हीं को फ्री में परफॉर्म कराता है कि आप रहने की जगह ले लीजिए, खाना ले लीजिए, और जो ऊपर से पैसा आएगा बस वो आप रखिए। हालांकि उसको कम से कम 1 लाख रुपया महीना देना चाहिए। जब मैंने इस आर्ट को यहाँ से यहाँ लेके आया, वर्ल्ड में टॉप 20th पे, फ्रांज हरारे को यहाँ पे टीवीएस लेके आया था, वो मुझसे 30 पायदान नीचे है, मैं वर्ल्ड में 20, तो मुझे कोई नहीं जानता मेरे देश में। तो इसको बचाने के लिए और भी लोग इसी तरह का काम करें, ये इस तरह के अगर गांव बना पाएंगे हम, तो लोग आएंगे, देखेंगे, तो ये कला बच पाएगी, ये लोग बच पाएंगे, और मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है। अभी तो क्या लगता है कि जो स्ट्रीट आर्ट परफॉर्मेंस का जो फ्यूचर आपको दिख रहा है आगे आने वाले 5 साल में, 10 साल में, वो क्या नजर आ रहा है अभी आपको? देखिए, अगर जो चल रहा है, अगर यही रहा, तो ये आर्ट अपने मकाम तक नहीं पहुंच पाएगा। जैसे कि इनको प्राइवेट रिजोर्ट, रेस्टोरेंट्स, हवेली वगैरह यूज़ कर रहे हैं और इनको कुछ नहीं दे रहे हैं, तो फिर तो ये यहीं तक रहेगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये स्ट्रीट परफॉर्मर्स पॉलिश भी हो, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन करें, थोड़ा इंग्लिश का यूज़ करें, मल्टीमीडिया का यूज़ करें, और उसको एक अच्छे ढंग से परफॉर्म करें। और दूसरा, इनको जो इस्तेमाल कर रहे हैं लोग गलत ढंग से, वो रुके। तो अब उनको तो मैं रोक नहीं सकता कि जी आप मत बोले उनसे, मैं क्यों लड़ूंगा। मैं तो जो अपने लोग हैं उनको डेवलप करूंगा कि आप फ्री में ना कीजिए, आपका इतना हक बनता है, आप इतना लीजिए, एक यूनियन बनाइए और इसको उस तरह से आप अप्रोच कीजिए। कि हमारे देश में सिर्फ बॉलीवुड और क्रिकेट और यही नहीं है, ये चीज़ें भी है, लेकिन अब ठीक है, मैं एक इंडियन लुकिंग बांस के, बैम्बू के बास्केट से पिजन निकालता हूँ, लेकिन क्यों नहीं मैं उसमें से एक टैब निकालता, और टैब में कबूतर दिख रहा है, और जर्क देने से टैब से बाहर कबूतर आ जाए, तो इट्स कनेक्टेड विद मल्टीमीडिया एंड द न्यू थिंग। तो अब इनको समझाना और सिखाना, उसके लिए फंडिंग चाहिए कि जी जो सीखने आएगा उसको भी पैसे देने पड़ेंगे, फिर अरेंजमेंट्स और इस तरह के शो। फिर शो अगर बन जाएंगे तो अगर विलेज होगा तो आप शो प्लेस कर पाएंगे। अगर आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, तो मेरे पास बहुत सारे शोज हैं दिमाग में, बनाए भी हैं। मैं बिग बैंग से लेके अब तक का पूरा थ्योरी एस्ट्रोनॉमी का मैजिक से दिखा सकता हूँ। तो वो शो कहाँ लेके जाऊँ, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी मार्केटिंग स्किल किसी को सिखाई नहीं जाती। बिल्कुल, स्ट्रीट आर्ट मुझे लगता है स्ट्रीट आर्ट परफॉर्मेंस के लिए एक स्ट्रीट आर्ट परफॉर्मेंस को इंस्टीट्यूशलाइज होना बहुत जरूरी है, संस्थागत होना बहुत जरूरी है, जहाँ पे इसको मॉडर्न करने के तरीके, इसको डिजिटलाइज करने के तरीके, डिजिटल का कंपोनेंट ऐड करके इसको कैसे और फ्लरिश किया जा सकता है और कैसे चमकाया जा सकता है। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा पॉइंट आपने रेस किया है समंतीन जी। मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है इस कला के लिए भी, और मुझे लगता है सिर्फ कला के लिए नहीं, भारत के लिए भी, और इस आर्ट के लिए भी, हमारी पुरानी हिस्ट्री के लिए भी। तो इसामुद्दीन जी, DF डायलॉग में हमारे लोग हैं, हमें देख रहे हैं, दर्शक भी हैं, तो आप कुछ बताना चाहेंगे और कुछ एक होता है ना अंतिम, एक संदेश देना चाहेंगे कुछ
अपील करना चाहेंगे कुछ? मैं अपील यही करूँगा कि आप प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए, आइए और बात कीजिए। बात करने से बहुत सारे आइडियाज़ निकल के आएंगे और हर आदमी अपने एंड पे कुछ ना कुछ कर सकता है। जैसे मैं दिल्ली एनसीआर में तकरीबन 1000-1200 स्ट्रीट म्यूजिशियन की फैमिली है, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि शुरुआती दौर में 20, 50 या 100 जो प्रैक्टिसिंग म्यूजिशियंस हैं मैं उनको लेके चलूँ। आप आइए, लोगों से मिलिए। इफ़ यू वांट टू हेल्प अ सिंगल फैमिली, प्लीज़ डू इट। मैंने सोचा है कि महीने के हर 10 तारीख को ये लोग मिलें और मैं इनको 2 बजे से लेकर 8 बजे तक बातचीत करूं, और जब शाम हो जाएगी तो प्रोजेक्टर पे मैं इनको जो मैंने देखा है, मेरे पास फिल्म्स हैं और इंटरनेट पे कुछ अवेलेबल हैं, वो दिखाऊं तो इनको कुछ आइडियाज़ आएंगे और लोगों को भी बुलाऊं उसी दिन, और 1 घंटे का या 1.5 घंटे का शो। और अगर पब्लिक एंजॉय करते हैं तो वी कैन परफॉर्म लाइक 3 घंटा 4 घंटा भी। तो आप आइए, हम 3 बजे शो शुरू करेंगे महीने के हर 10 तारीख को। और ये बस मैंने शुरू कर दिया है बेखुदी में कि मैं चाहता था कि किसी अच्छी जगह हो, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर बड़ी जगह हैबिटेट या IIC में करता हूँ तो एक तरह की वहाँ पे ऑडियंस आती है। ये मैं गाजियाबाद के कनोथरा इस कॉलोनी में, जहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रीट म्यूजिशियंस बसे हुए हैं, तो वहीं पे एक खुले प्लाट में मैं ये कर रहा हूँ। उसको थोड़ा सा डेवलप कर लूँगा तो वहाँ पे टॉयलेट है, वो सब का अरेंजमेंट मैं कर रहा हूँ। आप आएंगे तो आप चाय, समोसा, स्नैक्स वगैरह हम अरेंज करेंगे और परफॉर्म भी करेंगे आपके लिए। तो ये महीने के हर 10 तारीख को मैं करने की सोच रहा हूँ। अगर आगे चल के फाइनेंशियली कंडीशंस अच्छे हो जाते हैं तो या तो उसी जगह को और अच्छे से डेवलप किया जाएगा, क्योंकि अभी बरसात और उसका मुझे नहीं मालूम कि कैसे होगा, क्योंकि ये खुली जगह है। तो ऑफ कोर्स वी नीड अ स्पेस, अगर मौसम अकॉर्डिंग टू वेदर, कि सर्दी और बरसात में किस तरह से होगा, गर्मियों में कैसे होगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप आएंगे, देखेंगे, अच्छा लगेगा। तो एवरी मंथ वी कैन डू इट एंड स्लोली वी कैन स्प्रेड इन ऑल ओवर दिल्ली, कि जिन जिन के पास छतें खाली हैं, मैं हर छत पे परफॉर्मेंस भेज सकता हूँ एवरी वीक और एवरी मंथ। सो काइंड ऑफ अ रूफ फेस्टिवल इन दिल्ली वी कैन क्रिएट। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बिल्कुल बहुत अच्छा प्लान है ईशान जी। सो हम भी कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपकी इस इवेंट को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। क्या कुछ डिजिटल प्लान हो सकता है, हम उसको लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं शायद, और हम उसे रिकॉर्डेड करके उसको एक प्रोग्राम की तरह बना करके ऐसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो शायद अभी इस इवेंट में नहीं आ पा रहे हैं, देश के बाहर बैठे हैं या देश के किसी अन्य कोने में बैठे हुए हैं, दूर बैठे हुए हैं। तो उन तक इस प्रोग्राम को पहुंचाने की कोशिश में हम आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। और थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।